कैसे हो आप सब। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू चैप्टर जो है 12th स्टैंडर्ड का। तो भी दोस्तों तो हमने इसके पहले 11th स्टैंडर्ड के सारे चैप्टर खत्म कर दिए। अब हम बात करते हैं 12th स्टैंडर्ड के बारे में। 12th स्टैंडर्ड का जो फर्स्ट चैप्टर है आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। दोस्तों तो जो 11th का जो आपका लास्ट चैप्टर था जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, उसके अंदर भी आपने फंक्शन के बारे में आना था, उसे सिग्निफिकेंट जाने थे, उसके कैरेक्टरिस्टिक जाने थे। दोस्तों आपको याद होगा, रिसेंटली आपने कुछ महीनों पहले ही पढ़ा होगा। ओके दोस्तों, तो अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ये 12th का आपका फर्स्ट चैप्टर होगा। ओके, आपको मैनेजमेंट का मतलब तो मालूम ही है, किसी भी चीज को मैनेज करना, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर कमर्शियल नॉन कमर्शियल, एक कमर्शियल नॉन कमर्शियल किधर भी काम आता है मैनेजमेंट। किसी भी चीज को मैनेज करना, बिजनेस मैनेज करना, बिजनेस के एम्प्लॉय को मैनेज करना, कोई मैनेजर होता है वो करता है मैनेजमेंट। ओके दोस्तों, तो आज हम इसके प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे। जो मैनेजमेंट के जो मेन प्रिंसिपल होते हैं, मेन तो 14 प्रिंसिपल, आपने इसके पहले भी तो सुना होगा। ओके, कॉमर्स का सबसे बड़ा आंसर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ओके, 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ओके, तो आज हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में प्रिंसिपल के बारे में। प्रिंसिपल का मीनिंग क्या होता है? प्रिंसिपल मीन्स क्या होता है? प्रिंसिपल इज डिफाइंड एज अ फंडामेंटल ट्रूथ। एक फंडामेंटल मीन्स एक करेक्ट ट्रूथ के बारे में बात होता है कि ऐसा है और ऐसा ही होगा। करेक्ट ट्रूथ, प्रपोजिशन, एक परफेक्ट प्रपोजिशन के साथ वो बताता है। क्या बताता है? दैट सर्व्स द फाउंडेशन, दैट सर्व अ फाउंडेशन। किसी चीज को फाउंड करना में उसका फाउंडेशन बढ़ाना, फाउंडेशन ऑफ फॉर अ सिस्टम ऑफ बिलीफ और बिहेवियर और अ चेन ऑफ रीजनिंग। ओके, फाउंडेशन ऑफ फॉर अ सिस्टम ऑफ बिलीफ करना। ओके, किसी चीज में प्रॉपर बिलीफ करना। अगर ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, कंपनी चल रही है, कंपनी के अंदर क्या चल रहा है? मैनेजमेंट चल रहा है। तो मैनेजमेंट कैसा चल रहा है? एक बिलीफ के साथ हम उसे फाउंडेशन करते हैं, फाउंड करते हैं। ओके, और बिहेवियर, उसका बिहेवियर कैसा है उसे रिकॉग्नाइज करते हैं, हम उसे पहचानते हैं, उसके बारे में जानते हैं कि उसका बिहेवियर कैसा है। ओके, देन फॉर अ चेन ऑफ रीजनिंग। चेन ऑफ रीजनिंग, क्या रीजन हो सकता है? उसका चेन क्या है, वो कैसे चलता है? ओके, जो आप 14 प्रिंसिपल्स पढ़ोगे तो एक उनका चेन होगा जो आपको उसी सिस्टम में लिखना है, एक पॉइंट भी आगे पीछे नहीं। 14 जो वर्ड्स हो गए, 14 वर्ड्स आपके लाइंस में आने चाहिए। ओके, मैं आपको बाद में सिखा दूंगा कि आपको कैसे याद रखना है और कैसे आप अच्छे से लिख सकते हो अच्छे कंटेंट के साथ। ओके, तो अब हम इसके बारे में जानते हैं नेचर एंड दूसरा है हमारे पास सिग्निफिकेंस। नेचर मीन्स इसके बारे में, इसका नेचर क्या है, ये मैनेजमेंट कैसे काम करता है, इसकी खासियत क्या है, उसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस, इसका मतलब आपको मालूम है, सिग्निफिकेंस मींस इंपॉर्टेंस। इसमें क्या इंपॉर्टेंस है, इसमें क्या ऐसी है जो मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है कंपनी के रोल प्ले करने के लिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज नेचर के साथ। ओके, फर्स्ट बात है हमारा यूनिवर्सल एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मीन्स आपके मोबाइल में ऐप होगा, कुछ भी गेमिंग के ऐप होंगे या फिर कुछ भी दूसरे एडिटिंग सॉफ्टवेयर होंगे, तो वो क्या होते हैं? आपके ऐप होते हैं, उसका फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन। ओके, तो यूनिवर्सल एप्लीकेशन जो मैनेजमेंट है, हर एक कंपनी के लिए एक ऐप है, एक ऐप के थ्रू हर एक कंपनी से वर्क करता है। हाँ दोस्तों, जैसे कि आपके हर एक मोबाइल में व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया होते हैं, तो वैसे ही कंपनी के मीन्स जो कंपनी के मोबाइल में, कंपनी के सिस्टम में ओके एक मैनेजमेंट नाम का ऐप होता है, वो यूनिवर्सली ऐप होता है, वो कभी भी कहाँ भी यूज कर सकते हैं। ओके, भले वो कोई पैसा वाला ना हो, भले पैसा वाला हो, ओके, या फिर कोई बड़ा कंपनी हो, छोटा कंपनी हो, किधर भी हो, मैनेजमेंट हर जगह काम आएगा, उसे बोलते हैं यूनिवर्सल एप्लीकेशन। ओके, क्लियर। फिर देखते हैं जनरल गाइडलाइंस। जनरल गाइडलाइंस एकदम नॉर्मल गाइड होते हैं। ओके, जो मैनेजमेंट होता है वो गाइड करता है, किसको गाइड करेगा? मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को। ओके, मैनेजर को गाइड करेगा कि कैसे हमें मैनेज करना है। ओके, जो 14 प्रिंसिपल पढ़ोगे या फिर जो प्रिंसिपल के टाइप्स पढ़ोगे, प्रिंसिपल के बारे में आप जितने कुछ पढ़ोगे, ये जो सिग्निफिकेंस है, नेचर है, ये सब गाइड करते हैं कि एक मैनेजर को कैसे मैनेजमेंट करना चाहिए, या फिर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन को, एक एम्प्लॉयज को, अपने एक्टिविटीज को, अपने रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करना चाहिए, वो सब हम गाइडलाइंस, जनरल गाइडलाइंस में जानते हैं। ओके, फिर देखते हैं हम प्रिंसिपल आर फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। ओके, जो प्रिंसिपल्स है मीन्स आपके प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है, ओके, वो रूल्स, वो फाउंडेशंस, ओके, वो फाउंडेशंस आर फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। कोई भी मैनेजमेंट किसी ने ऐसा उठ के नहीं बना दिया। ओके, जो भी लॉस होते हैं, जो प्रिंसिपल होते हैं, किसी कारण बनते हैं, किसी एक्सपेरिमेंट या फिर किसी प्रैक्टिस के कारण बनते हैं। जो आपका न्यूटन्स लॉ था, ओके, जो भी न्यूटन्स लॉ था, वो न्यूटन को कब मालूम पड़ा? जब वो एप्पल के पेड़ के नीचे बैठा था, जब उसके सिर पे एप्पल गिरा था, तब वो सोचा कि एप्पल नीचे गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा। ओके, वो साइंस वालों का है, लेकिन हमारे पास प्रिंसिपल है। ओके, किसी ने तो ऐसा बोल दिया कि हम मैनेज करते कंपनी को, इस मैनेजमेंट को परफेक्ट एक स्ट्रक्चर बनाने में क्या कर सकते हैं? ओके, एक परफेक्ट स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? उसके जरिए प्रिंसिपल ऑफ फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, जिसने भी ये फाउंड किया है, उसने क्या किया
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी इंडस्ट्री में जाकर एक एक्सपेरिमेंट किया है, एक प्रैक्टिस है कि हाँ कैसे कैसे वर्क कर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे हमारे एम्प्लॉय कम टाइम में ज्यादा वर्क करते हैं, विद मोर एफिशिएंट वर्क। ओके, तो ये सब करने के बाद, एक प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट के बाद एक अच्छा मैनेजर बनता है। ओके, तो उसके बाद उसी के जरिए हमारे प्रिंसिपल बने जब आगे जाके पढ़ने वाले हो। ओके, फ्लेक्सिबिलिटी प्रिंसिपल, हम पहले भी हमने पढ़ा कि प्रिंसिपल इज मैनेजमेंट इज अ डायनामिक, कभी भी चेंज होता है, हम किधर भी इसको चेंज कर सकते हैं, भले कौन से भी मोड आन दो, ये प्रिंसिपल जो मैनेजमेंट होगी परफेक्ट चलेंगे। ओके, तो उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। अगर बिजनेस में फ्लेक्सिबिलिटी हो रही है, बिजनेस में चेंजेस आ रही है, लेकिन मैनेजमेंट हमारा वही होगा। ओके, मैनेजर कैसे वर्क कर रहा है, मीन्स कैसे मैनेज कर रहा है एम्प्लॉय को, वो मैनेजर को मालूम होगा। ओके, मैनेजमेंट को नॉलेज होगा, उसको एक्सपीरियंस होगा कि वर्क को कैसे नॉलेज कैसे करना है, हैंडल करना है, कंट्रोल करना है। तो वैसे ही मैनेजमेंट कभी भी किधर भी चेंज होगा, तो कैसे मैनेजर को अगर मैनेजमेंट करना आ रहा है, परफेक्ट मैनेजमेंट उसको आता है, तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं, कितनी भी फ्लेक्सिबिलिटी होने दो। ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं बिहेवियर इन नेचर। बिहेवियर, ओके, नेचर तो हम देख रहे हैं, बिहेवियर, मैनेजमेंट का बिहेवियर कैसा है। ओके, मैनेजमेंट होता है वो बिहेवियर में चलता है, क्योंकि कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है। ओके, अगर किसी मैनेजर का मैनेजमेंट ठीक नहीं है, तो उसका बिहेवियर से होगा, एम्प्लॉय का वर्क करने का बिहेवियर है, वर्क करने का। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्यों? बिकॉज मुझे करना है कि आप लोग को अच्छा समझो, आप लोग कुछ डाउट ना आए, ये मेरा काम है। ओके, तो वैसे ही बिहेवियर इन नेचर, एक मैनेजमेंट के थ्रू कैसे बिहेवियर बदलता है मैनेजमेंट का, किसी मैनेजर का। ओके, तो वही हम देखते हैं बिहेवियर नेचर में। ओके, फिर देखते हैं कॉज एंड एफर्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड एफर्ट, कॉज हम बोल सकते हैं हिंदी में कारण, कॉज, और इफेक्ट मीन्स असर, प्रभाव बोल सकते हैं। ओके, कॉज एंड रीजन, ऐसा क्या रीजन हो सकता है जिसके हमारे बिजनेस पे इफेक्ट पड़े, फिर असर पड़े, या फिर बदलाव आए। ओके, वही रिलेशनशिप, इन दोनों की रिलेशनशिप चलती रहती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, अगर किसी कंपनी में अच्छा सेल प्रमोशन कर रहा है, अच्छा एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, ऑब्वियसली उसका गुड्स ज्यादा मार्केट में दिखेगा और लोग ज्यादा लेंगे। ओके, और दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं कि अगर कोई वर्कर को अच्छा सैलरी मिल रहा है, अच्छा वेंटिलेशन है, अच्छा एनवायरनमेंट है, ओके, बाकी सब फैसिलिटी है, तो वो क्यों नहीं वर्क करेगा, एकदम अच्छे से वर्क करेगा। ओके, प्रॉपरली वर्क करेगा, उससे कोई शिकायत नहीं होगी, वो एकदम अपने सेटिस्फेक्शन से वर्क करेगा। तो वो होता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज में रीजन था, क्योंकि उस कंपनी ने उसको एक अच्छा खासा रीजन दे दिया, एक अच्छा रीजन बनाया, उसके जरिए उसने अपना एफर्ट में बदलाव दिखाया। ओके, अगर उसी जगह कंपनी उसको रीजन नहीं देता, तो बिना रीजन के काम करवाता, बिना रीजन के, ओके, बिना रीजन के काम करवाता, कुछ भी काम कराता, तो क्या वो इफेक्टिव होता? वो इफेक्टिव होता, वो नेगेटिव वे में आता था। ओके, गलत वे में आता था, एम्प्लॉय कभी काम नहीं करता था, आता नहीं था, कभी झगड़ा करता था, ऐसा होता चलता रहता। लेकिन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप से आपको ये बात परफेक्ट आनी चाहिए। ओके, तो अब हम देखते हैं ऑल प्रिंसिपल आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। जो आपके जितने प्रिंसिपल्स होंगे, क्योंकि जो आप आगे से प्रिंसिपल्स पढ़ोगे, वो इक्वल इंपॉर्टेंस होना चाहिए। उन सबका जो इंपॉर्टेंस होगा इक्वल ही करेगा, भले वो फर्स्ट वाला हो, भले वो 14 वाला हो, भले वो 7, 8 वाला हो, कौन सा भी हो, उसमें सब इक्वली वर्क करेगा। उसमें से एक का भी चेन टूट गया, उसमें से एक का भी चेन टूट गया तो गया। ओके, तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। जितने प्रिंसिपल इक्वल इंपॉर्टेंस है। ओके दोस्तों, तो आज हमने इसके नीचे के बारे में जान लिया। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट सिग्निफिकेंस के बारे में। ओके, सिग्निफिकेंस में आपको यहाँ एक कीवर्ड दिख रहा है एचडी, जिसके साथ आप उसको 7 पॉइंट को रिलेट करके आप एकदम अच्छे से याद कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, एच मीन्स हेल्प, डी मीन्स डेवलपमेंट, टी मीन्स प्रोवाइड्स, आर मीन्स रिचेस, एंड ई मीन्स एफिशिएंट, एस मीन्स साइंटिफिक, एस मीन्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके दोस्तों, तो एच शुरुआत करते हैं हमारा एच, डी मीन्स एच के साथ हेल्प्स टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। आपने इसके पहले में जो 11th में पढ़ा था इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के अंदर भी आपने इसके बारे में पढ़ा था, कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज पढ़ा था आपने, याद आ रहा है कुछ कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज? अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो आप मेरे पहले वाले मीन्स जो 11th के मेरे वीडियोस है उसके 8 चैप्टर में आप देख सकते हो कि इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज है कि नहीं। ओके, जहां आप देखोगे आपको सब पहले के जो आपको 11th का आपको चैप्टर जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है वो अगर अच्छे से याद है तो आपको ये चैप्टर बहुत ईजी आएगा। ये चैप्टर में नेचर और सिग्निफिकेंस आपके लिए बहुत ईजी है, आप बिना पढ़े भी आराम से लिख सकते हो। एक बार वो चैप्टर आके अच्छे से रीड कर लो, अगर नहीं है तो आपके पास टेक्स्ट बुक अवेलेबल नहीं है, आप मेरे वीडियोस भी आकर देख सकते हो। ओके, कंट्रोल, एक मैनेजमेंट में सिग्निफिकेंस मींस इंपॉर्टेंस क्या है? ओके, मैनेजमेंट में सबसे ज्यादा खासियत क्या होती है? कंट्रोल करना, किसी चीज को हैंडल करना। ओके, वर्कर्स के बीच में कोऑर्डिनेट परफेक्ट होनी चाहिए। एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉयमेंट, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के बीच में एक अच्छा कोऑर्डिनेट बनना चाहिए। उस कोऑर्डिनेट के जरिए, उस कंट्रोलिंग के जरिए एक परफेक्ट मैनेजमेंट वर्क करेगा, जिसके जरिए वो गोल अचीव करेगा। मैनेजमेंट का वर्क क्या होता है? सबसे प्राइमरी वर्क क्या होता है?
उसे गोल अचीव करना है। हम मैनेजमेंट क्यों करते हैं? किसी भी चीज को गोल अचीव करने के लिए। हाँ दोस्तों, जैसे कि आप अपनी स्टडी करते हो, क्यों करते हो स्टडी? ऐसे ही टाइम पास, मस्ती आगे स्टडी करेंगे। ओके, ऐसा नहीं होता। आपको 12 पास आउट होना है, आपको 12 पे इतने परसेंट डालने, आपके मॉम के डैड के कुछ मीन्स सपने होंगे, उन्हें ड्रीम होगा कि हाँ मेरा बेटा ऐसा करे, मेरे बेटे के इतने मार्क्स है। ओके, उनका भी कुछ गोल होगा, आपका भी कुछ गोल होगा। ओके, तो वैसे ही उस गोल को पार करने के लिए, उस गोल को अचीव करने के लिए आपको उतनी स्टडी करनी पड़ती है। ओके, अगर किसी को 80-90 चाहिए तो इतना हार्ड लेवल पे स्टडी करनी पड़ती है। किसी को 60-70 चाहिए तो उसके हिसाब से, अगर वो बंदा स्कॉलर है, नहीं पढ़ेगा तो भी चलेगा। अगर उसको ज्यादा स्टडी में मन नहीं लगता, उसको थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा 60-70 के लिए। ओके, अगर किसी को फेल होना है तो कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो ये होता है मैनेजमेंट का टाइप। ओके, हर एक बिजनेस ये चाहता है कि उसका बिजनेस एकदम हाई लेवल पर जाए, अच्छा प्रॉफिट कमाए। अच्छा प्रॉफिट कब कमाएगा? जब उसका मैनेजमेंट अच्छा होगा। ओके दोस्तों, तो ये होता है हमारा कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। कि अब बात करते हैं डी के बारे में, डेवलप्स ऑब्जेक्टिव्स अप्रोच। ऑब्जेक्टिव, जैसे कि मैंने इसको इसके पहले ही बताया कि ऑब्जेक्टिव कैसे मैनेजमेंट के जरिए हम अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। ओके, तो वैसे ही डेवलप ऑब्जेक्टिव अप्रोच, जैसे हम मैनेजमेंट करते हैं, हम बिजनेस को मैनेज करते हैं, उसके जरिए हमारा ऑब्जेक्टिव चलते आता है। ये होता है डेवलपमेंट, हमारा डेवलप होता है। ऑब्जेक्टिव्स भी डेवलप होते हैं, जिससे हमें एक सेटिस्फेक्शन मिलती है, हमारे एम बढ़ता है। हाँ, हम एम के करीब है, हम एम के थ्रू परफेक्ट जा रहे हैं। एक मैनेजमेंट हमारा इतना अच्छा चल रहा है कि हम बिजनेस में कोई लॉस नहीं आ रहा है, हमारा बिजनेस परफेक्ट चल रहा है, जैसे हमने सोचा था वैसे हमारा बिजनेस चल रहा है। तो ये होते हैं मैनेजमेंट में होता है अप्रोच। थर्ड पॉइंट देखते हैं हमारा पी, प्रेस का पी। ओके, प्रोवाइड्स यूजफुल इंसाइट टू मैनेजर। इंसाइट मीन दोस्तों किसी भी चीज को समझना, अंडरस्टैंडिंग करना। साइंटिस्ट होते हैं किसी भी एंटीट्यूड पर या फिर किसी भी रिसर्च पर, ओके, वो इंसाइट करते हैं, बहुत ज्यादा समझते हैं उसको। कोई भी डॉक्टर एक पेशेंट को इंसाइट करता है, मीन्स उस पेशेंट को अंडरस्टैंड करते हैं कि उसको क्या प्रॉब्लम है। ओके, तो वो कौन सा भी इंजीनियर हो, वो उस टॉपिक पर या फिर सिविल इंजीनियर होगा तो उस प्लेस पर इंसाइट करेगा, अंडरस्टैंड करेगा वो प्लेस बिल्डिंग बनाने के सही है कि नहीं। ओके, तो वो होता है इंसाइटनेस दोस्तों, कि यूजफुल इंसाइटनेस टू मैनेजर। मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट कौन करता है? मैनेजर करता है। कंपनी के मैनेजर्स हो गए या फिर डायरेक्टर्स हो गए, ये सब मैनेज करते हैं ओके कंपनी को। ओके, तो इनसाइट मींस समझते कि मैनेजमेंट कैसा करना है, ओके, कौन सा वर्क किधर वर्क करना है, स्टाफिंग कैसे करनी है, कंट्रोल कैसे करना है, प्लानिंग कैसे करनी है, ये सब इंसाइट करना मैनेजर के हाथ में होता है। तो जो मैनेजमेंट होता है, जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता है, एकदम परफेक्ट इंसाइट देता है कि हाँ भाई ऐसे ऐसे कर देगा, तो आप ऐसे इंसाइट करके आप समझ सकते हो कि कौन सा मैनेजमेंट किधर यूज होगा। तो इसके साथ इंपॉर्टेंस बन जाता है एक मैनेजर के लिए। ओके, अब देखते हैं आर मीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। एंकरेज करना, बढ़ोतरी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मैनेजमेंट अगर हम कुछ मैनेज कर रहे हैं, कुछ भी मैनेज कर रहे, लेकिन मैनेज करना सिर्फ इतना ही नहीं, बिजनेस चलाना में से बिजनेस रन करना, बस बिजनेस रन करना, लेकिन हमें बिजनेस डेवलप करना है। ओके, डेवलप कैसे होगा? ऐसे हम बिजनेस कर रहे हैं, हाँ ये गुड्स बनाए वो बेच जाए, ये गुड्स बनाए बेच जाए, नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिजनेस नहीं होता। बिजनेस में इनोवेशन चाहिए। ओके, वही R&D करता है। R&D का अलग से हर एक कंपनी में जितनी बड़ी कंपनी होगी, ओके, कुछ भी नया चीज लेके आती है, उस कंपनी का R&D डिपार्टमेंट होता है। R&D डिपार्टमेंट क्या करता है कि कुछ भी नया चीज रिफाइन करता है, मींस वो डिफाइन मतलब कुछ भी नया चीज फाइंड करता है। ओके, हाँ इधर ऐसा होगा, ये करेंगे तो कैसा होगा। आपने देखा होगा आजकल मोबाइल से कॉम्पिटिशन इतने बढ़ गए, इतने वेराइटीज आ गए मोबाइल की, जो पहले 2015 तक कुछ भी नहीं था। आफ्टर 2018, 19 और आज 20 में इतने वेरिएंट्स आ गए कि पूछो मत कि कैमरा कहाँ से निकलते हैं। मोबाइल का टॉप तो कैमरा यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, ऊपर का कैमरा पलट जाएगा, कैसे कैसे फीचर्स आ गए। तो दोस्तों ये क्या है? एक इनोवेशन है। ओके, लोगों के सामने इतनी चॉइसेस आ रही है कि इतने मतलब इनोवेशन भाई लेना है, भाई DSLR नहीं लेके मोबाइल का कैमरा DSLR जैसा है वो लेने का है। तो वो होती है हमारी सोच। ओके, उसी सोच के हिसाब से रिसर्च एंड डेवलपमेंट चलता है। ओके, रिसर्च करते हैं कि कैसे हम उस प्रोडक्ट पर रिसर्च कर सकते हैं, क्या इनोवेशन कर सकते हैं, वो होता है इसका ये कि उसी इनोवेशन को खुद के एक्टिविटी में लाकर खुद को डेवलप करते हैं। ये होता है R&D में रिसर्च एंड डेवलपमेंट दोस्तों। ओके, तो ये आपको पॉइंट समझ गया होगा कैसे मैनेजमेंट एक मैनेजर को एक R&D बदल सकता है, R&D के थ्रू गाइड कर सकता है। ओके, फिर देखते हैं हमारा E मींस इफेक्टिव मींस हेल्पफुल इन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स इसके पहले भी आपने पढ़ा है, यूटिलाइजेशन ऑफ 11th में पढ़ा है, फंक्शनल मैनेजमेंट चैप्टर में ये पॉइंट आपने पढ़ा ही है, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, ये वर्ड आपने पढ़ी है। लेकिन एफिशिएंट का मींस ऑप्टिमम मींस एफिशिएंट, वन एंड द सेम समझो आप। ओके, एक कंपनी को उसका जो रिसोर्स होता है वो लिमिटेड रिसोर्स होता है, भले वो फिजिकल हो ह्यूमन हो। फिजिकल मींस मनी बोल सकते हैं, और मशीनरीज बोल सकते हैं, जो प्लांट्स एंड मशीनरीज होते हैं बड़े बड़े, वो समझ सकते हैं। और ह्यूमन रिसोर्स मींस मैनकाइंड, जो उसके वर्कर्स है, वेजेस वाले वर्कर्स है कि सैलरी वर्कर है कि वो सब वर्कर होते हैं। ओके, तो उसके ऊपर जो इफिशिएंट रिसोर्स
एफिशिएंट रिसोर्स, उसका रिसोर्स उसका यूटिलाइजेशन को परफेक्ट आना चाहिए। ओके, एफिशिएंट मैनर में। ओके, हाँ भाई मशीनरी लाया, 10 दिन ऐसे ही रखा, बाकी के 2 दिन चलाया, लेकिन फिर 10 दिन ऐसा रखा, नहीं, ऐसा मशीन खराब हो जाएगी। क्योंकि जैसे ही वो सारी मशीन सेटअप करते हैं तो उन्हें रेगुलरली उस मशीन पर प्रॉपर वर्क करना आना चाहिए, उस मशीन पे एक परफेक्ट बंदे को रखना चाहिए, उस परफेक्ट वर्कर को रखना चाहिए, जिससे वो मशीन अच्छा चले। ओके, उसे मशीन की नॉलेज हो, उसे मशीन चलानी आती हो, तो उसके जरिए ही एक अच्छा ये कर सकते हैं डेवलपमेंट, एक अच्छा रिसोर्स कर सकते, यूटिलाइजेशन, रिसोर्स का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। ये होता है हेल्पफुल इन एफिशिएंट मैनेजमेंट। क्योंकि अगर मैनेजर को मैनेज करना आ रहा है सब कुछ, तो उसको ये भी मालूम होगा कि कौन सा मशीन कैसे चलता है और कौन से मशीन पे कौन से लोगों को रखना है चलाने के लिए, तो वो होता है मैनेजमेंट के जरिए। ये हो गया हमारा यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब देखते हैं हम सेकंड लास्ट आता है एस मीन साइंटिफिक डिसीजन। आपने 11th में उस फंक्शनल मैनेजमेंट था, उसके अंदर आपने पढ़ा होगा मैनेजमेंट इज साइंस, तो उसमें आपका फर्स्ट पॉइंट था इट इज अ सिस्टमैटिक नॉलेज। ओके, आपको नहीं याद आ रहा तो आप वीडियो आगे देख सकते हो, अगर टेक्स्ट बुक थे तो आप वो भी रेफर कर सकते हो। ओके, सिस्टमैटिक नॉलेज, साइंटिफिक डिसीजन मींस एक सिस्टमैटिक नॉलेज के जरिए, एक सिस्टमैटिक सिस्टम के जरिए ये वर्क होता है। ओके, मैनेजमेंट को ऐसे ही उठ के नहीं बना सकता, मैनेजमेंट करने के लिए एक सिस्टमैटिक डिसीजन लेना पड़ता है। ओके, हाँ दोस्तों, रेंज चालू हो गई। ओके, सिस्टमैटिक डिसीजन लेना पड़ता है मैनेजमेंट के जरिए। मैनेजमेंट को ऐसा ही नहीं बना सकता, मैनेजमेंट बनाने के लिए एक सिस्टमैटिक रूल्स बनाए गए हैं, सिस्टमैटिक मैनर बनाए गए हैं, जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है। ओके, एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, दूसरा है साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ओके, आप दोनों अलग अलग पढ़ोगे, पहले मैं आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगा और जो उसका नेक्स्ट वीडियो होगा साइंटिफिक मैनेजमेंट रिसोर्सेज के बारे में जरूर बताऊंगा। ओके दोस्तों, साइंटिफिक डिसीजन कैसा होता है? साइंटिफिक डिसीजन। ओके, कोई भी मैनेजमेंट करना है, बिजनेस चल रहा है, ओके, मैनेजर बोल दिया हाँ तुझे ये वर्क करना है, तुझे ये वर्क करना है, होगा मैनेजर? बिल्कुल नहीं। मैनेजर क्या वर्क करता है, फर्स्ट तो वर्कर क्या काम कर रहा है वो देखना। ओके, ये हो गया। सेकंड, वर्क तो कर रहा है, क्या कर रहा है वो मालूम पड़ गया, लेकिन वो कैसे वर्क कर रहा है वो भी देखना, कौन सी जगह पर वर्क कर रहा है वो देखना, सब उस मैनेजर को देखना पड़ेगा, तब जाके वो मैनेजमेंट परफेक्ट चलेगा। ओके, मैनेजमेंट इज नॉट इजी बट करने के लिए बहुत ईजी है। ओके, तो ये होगा आपका साइंटिफिक डिसीजन, कैसे मैनेजमेंट एक साइंटिफिक डिसीजन और सिस्टमैटिक मैनर के जरिए चला जाता है। अब लास्ट वाला एस देखिए, जो प्रेस का आपका लास्ट एस है वो है अंडरस्टैंड सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ दोस्तों, अगर बिजनेस सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देख रहे हैं तो बिजनेस कुछ भी नहीं है, बिकॉज बिजनेस जो चल रहा है, बिजनेस किसी एक सोसाइटी में चल रहा है, एक इंडियन सोसाइटी, एक वर्ल्ड एक सोसाइटी है, उस सोसाइटी के अंदर बिजनेस चल रहा है, तो भाई उस बिजनेस को भी सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक कौन सा भी ब्रांड प्रोडक्ट बनाना चाहिए, ब्रांड प्रोडक्ट बनाना चाहिए जिसके अंदर रीजनेबल प्राइस पर लोगों को पहुंचना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक कपड़े हैं, कपड़े भी अच्छे ब्रांड के बनते हैं, क्योंकि कुछ बहुत ज्यादा प्राइस के, तो बहुत कुछ लो प्राइस के होते हैं, क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं जो अच्छे ब्रांड्स होते हैं लेकिन हाई क्वालिटी पर, लेकिन उनके प्राइस बहुत कम होते हैं। ओके, ऐसा ये होता है क्योंकि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल वर्क भी कर रहा है। ओके, लोगों को उसका चीज पसंद आ रहा है, ओके, वो प्राइस कम रख रहा है, ओके, जिसको उसको प्रॉफिट तो हो रहा है लेकिन वो प्राइस कम रख रहा है, जिसके जरिए और अच्छा मैनेजमेंट कर सकता है। तो ये मैनेजमेंट हमें सिखाता है कि हमें सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमें रखनी चाहिए अपने ऊपर। ओके, तो ये था हमारा आज का सिग्निफिकेंस और ये था हमारा आज का नेचर। ओके, अगर आपको उसमें कुछ भी डाउट हो अब हमें कमेंट सेक्शन में हो सकते हो। ओके, थैंक यू।